बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अनफॉर्चुनेटली जी हमारे मुल्क के अंदर कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। बारिशें, सैलाब, ये सारे मामलात जो हमने अभी चंद दिन में देखे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, दीगर जहाँ पे ज़िला में हम शदीद ख़तरात के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मॉनसून की गैर मामूली बारिशें हैं और फ्लैश फ्लड्स हैं, इन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर तबाही मचाई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला की बात करें, खुसूसन बुनीर, सवात, बाजोड़, तोड़गढ़, शांगला, बडग्राम और मानसेहरा कुदरती आफात की लपेट में आ चुके हैं। ताज़ा तरीन जो सरकारी आदाद शुमार है उनके मुताबिक सूबे में जो मुख्तलिफ हादसात हैं, कुदरती आफात हैं, उनके नतीजे में 300 से ज़ायद अफराद जहाँ बाहक हुए हैं, जबकि 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। 336 घरों को नुकसान पहुँचा है। गाँव के गाँव मुतासिर हुए हैं। ज़िला बुनीर के सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होने वाला इलाका है, जहाँ 209 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सूबाई हुकूमत हो, PDMA ने उसने फौरी तौर के ऊपर तकरीबन 90 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान जो है मुतासरा इलाकों में पहुँचाया है और 1.3 अरब रुपए से ज़ायद के जो रिलीफ फंड्स हैं वो जारी किए हैं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने भी खबरदार किया है कि मौजूदा बारिशों का जो सिलसिला है वो 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके बाद मज़ीद 3 नए स्पेल पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। तरबेला डैम जो है वो 98% तक भर चुका है और अगले जो 48 घंटे हैं उसमें पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बढ़ने का खदशा है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने शुमाली पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चेयरमैन NDMA के मुताबिक जी मानसून की शिद्दत में इजाफे की एक बड़ी वजह मौसम गर्मा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और आइंदा चंद हफ्ते निहायत जो कह लें क्रिटिकल भी बताए जा रहे हैं। और ये जो इदारे मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। कराची जहाँ पे हम बड़े शहर की बात करें, बारिशों ने वक्ती तौर पे तो सुकून दिया है, लेकिन जो वहाँ का नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा जी, ये जो मैं मजमूई हिलाकतों की बात कर रही हूँ जो अब तक हुई हैं, जिसमें पंजाब को भी शामिल करेंगे, KPK को भी शामिल करें, 540 के करीब हलाकतें हैं जो वो रिपोर्ट हुई हैं इस सारे बारिश फ्लड्स के और जो अर्बन फ्लडिंग के मामले में। ये मनाजिर बड़े दिल खराश है जी। कल जब मैं TV के ऊपर भी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स बता रहे थे, इतने हॉरिबल ये साइट है। लोगों के घर, दुकानें, गांव के गांव इफ़ेक्ट हुए हैं सारी सूरत हाल में। और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ये जो बारिशें हैं या जो मौसम है ये इस तरह की हमें आफात से महफूज ही रखे। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अनफॉर्चुनेटली हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट पे बात करते करते आज हम इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं कि इतना बड़ा एक नंबर इस सैलाब और ये जो फ्लैश फ्लडिंग है, क्लाउड बर्स्ट है, इसके फिनोमेना के अंदर हमने जो अभी देखा है सवात और इन जगहों पे बड़ी अलार्मिंग चीज़ है और हम बार बार इस पे बात भी करते आ रहे हैं। डॉक्टर ज़ैनब, बिल्कुल, ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं जो हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पे क्लाउड बर्स्ट, बल्कि अब आप लोग आम तौर पे ये लफ्ज़ बहुत आम हो गया इस दफ़ा, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और इसकी वजह से तबाही आ रही है, फ्लैश फ्लड हो रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमें इन सब चीज़ों का पहले से वार्निंग साइंटिस्ट हमें देते आ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबली और पाकिस्तान ऐसा खित्ता है जिससे अफेक्ट होता रहेगा। ख़ास तौर पे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इस साल हमें स्प्रिंग सीज़न से वेदर सैटेलाइट डेटा से पता था कि यहाँ पे बारिशें मामूल से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश में भी। तो हम वही चीज़ अभी देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। उसकी वजह से जो डेथ्स जो है वो ज़्यादा क्यों हो रही है, ये सिर्फ क्लाउड बर्स्ट एक रीज़न नहीं है। ये तो चलें क्लाइमेट चेंज ट्रिगर कर रहा है, लेकिन जो पहाड़ों से अचानक सैलाबी रेले आ रहे हैं
और बहुत स्पीड से आ रहे हैं, उसकी वजह सबसे पहले ये है कि पहाड़ों पे जंगल रहा ही नहीं, जंगलात हमने काट दिए हैं। जब आप जंगलात काट देते हैं तो मेरे ख्याल से, मेरी इस पे आपसे पहले भी बात हुई थी कि या वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। जब जंगल वहां से कट जाता है पहाड़ से, तो पहाड़ जो है, वहां सॉइल जो होती है, जो मिट्टी होती है, वो लूज हो जाती है, यानी वो अपनी ग्रिप खोना शुरू कर देती है। फिर वहां बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, जो कुछ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में, ना कि सिर्फ जंगलात बल्कि वहां पे माइनिंग भी बहुत ज्यादा होती है, और माइनिंग पे भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वहां पे कोई इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होती। जब माइनिंग होती है, पहाड़ काटे जाते हैं ज्यादा, तो उसकी वजह से भी पहाड़ जो है वो उनका बैलेंस उस तरह से नहीं रहता, और जब बारिश होती है तो बड़े बड़े पत्थर नीचे आते हैं। तो ये दो अहम फैक्टर्स है वहां पे, जिसकी वजह से सैलाबी रेले तेजी से नीचे आ रहे हैं, और घरों के घर, क्या गांव के गांव, शहर के शहर वहां पे तबाह हो रहे हैं। डॉक्टर ज़ैनब, ये आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है कि माइनिंग वाला फैक्टर, और ये जो आपने दरख्त और जंगलात के काटने की बात की है, यू आर सो राइट, क्योंकि आपने इस बारे में पहले बात की थी, और कल जब मैं फुटेजेस भी देख रही थी कि लोगों को वहाँ से अपने घरों से निकलने तक की मोहलत नहीं मिली, जितनी तेज़ी से ये रेले आए हैं और सब कुछ बहा के ले गए हैं। हमने इन इलाकों में जब पहले भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब बारिशें होती हैं या कोई इस तरह का एक्सट्रीम वेदर होता है, तो शायद लोगों को इवैक्यूएट करने का कुछ हद तक टाइम मिल जाता था, लोग उस पानी में से गुजर के भी इनफैक्ट चले जाते थे। लेकिन इस टाइम आई हैव सीन के ना उनको मोहलत मिली है, और पानी का जो बहाव है वो इतना तेज़ था कि मतलब एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह को भी उसने एक इस तरह झटके में उड़ाया है। बिल्कुल, ये इसी तरह से आया है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि जो पानी का बहाव है वो इतना शिद्दत शदीद था कि उसको बैरियर ही नहीं था ना। आगे जंगलात हों तो बैरियर होता है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, बैरियर कोई था नहीं। फिर दूसरी बात कि इस दफा गर्मी बहुत शदीद पड़ी है। अगेन कमिंग बैक टू क्लाइमेट चेंज, जब आप, एक तो क्लाइमेट चेंज है, उससे गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री बढ़ जाता है। लेकिन जब आप किसी जगह पे, जो दरख्त होते हैं ना पहाड़ों पे, जो पुराने जंगलात होते हैं, उनका अपना एक माइक्रो क्लाइमेट होता है। तो जब बादल बनते हैं वो थोड़े थोड़े करके बरसते हैं, फिर बनते हैं। जैसे गलियात साइड पे भी आप देखती हैं कि बादल बनते हैं, बरस जाते हैं थोड़े थोड़े। वहां पे इतना मसला नहीं होता अगर जंगल ज्यादा हो। जब जंगल काट दिया जाता है तो वो बादल एकदम बरसता है, वो थोड़ा थोड़ा करके नहीं बरसता। तो माइक्रो क्लाइमेट अफेक्ट हो जाता है, जो उस जगह का माइक्रो क्लाइमेट होता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। फिर अभी उनकी सख्तियों में मजीद इजाफा देखिए कि चले सैलाब आ गया, वहां पे पानी जो कुछ जगहों पे खड़ा है, या पानी में वहां क्योंकि जंगल था आसपास, सॉरी जंगल कह रही हूँ, वहां क्योंकि आसपास कच्चा इलाका था, ज्यादा मिट्टी भी आई है पहाड़ों से, फिर पहाड़ों से वहां नीचे सांप जो है वो भी कॉमन हो गए। और अभी मैं कल देख रही थी कि स्नेक बाइट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और जो लोग बेचारे बच गए हैं, वो सांप उनको काट रहा है, और उनके हॉस्पिटल्स में एंटी वेनम मौजूद नहीं है। तो ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रहती कि बारिश आई, सैलाबी रेला आया, बल्कि उसके बाद भी जो बेचारे बच जाते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन, उनके लिए रिलीफ एफर्ट्स, वो कैसे अपनी लाइफ में वापस आते हैं, ये वाला लॉस एंड डैमेज बहुत कम रिपोर्ट होता है, जो वहाँ भी हो रहा है। और ये जो लास्ट पाकिस्तान में जो एक मेजर फ्लड आया था, हमने उसके कई सालों बाद भी इन लोगों की ज़िंदगियों पे जब रिपोर्ट्स बनती हुई देखी थी कि वो अभी तक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाए हैं। उन किसी की फैमिली मेम्बर्स उस फ्लड के अंदर चले गए, किसी की सारा सिस्टम हिलकर रह गया। तो ये तो नॉर्मल लाइफ में वापस आना। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये जो भी आपने बात की है कि एक तो फ्लड आ गया, उसने तो जो तबाही की ही की, लेकिन उसके बाद अब वहाँ पे जो पानी खड़ा होगा, और ये जो स्नेक बाइट का आप जिक्र कर रही हैं, उसके बाद जो वहाँ पे बीमारियाँ फैलेंगी और पानी वहाँ से निकलेगा कब, यू नेवर नो। क्योंकि वही बात है कि हमारे पास पानी की सतह इतनी बुलंद होगी, और फिर बारिशें एक्सपेक्ट हो रही हैं। ये जो रिलीफ का प्रोसेस है इट्सेल्फ भी बड़ा चैलेंजिंग होगा, आई एम श्योर। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास अलर्ट्स मौजूद हैं, हमें पता है, लेकिन इतने एक्सट्रीम अलर्ट्स वी आर स्टिल अनएबल टू फिगर इट आउट कि ये जो एक्सट्रीम वेदर्स आएंगे कब किस वक्त क्या हो जाए, वी डोंट नो। इसमें अब हम करें क्या? क्योंकि ये तो वही बात है कि ये 1 साल या 2 साल में तो ठीक होने वाला प्रोसेस है नहीं, हमें इसमें कई साल लगेंगे, कई दिहाइयाँ लगेंगी, तब जाके हम इस पर अगर अभी से कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे तो।
जी देखिए, पहाड़ी इलाकों में तो पानी शायद उस तरह से ना खड़ा हो, लेकिन वहाँ एक और इस दफ़ा मसला आ रहा है। जो ऊपर से सैलाबी रेले आए हैं और उसमें ना गारा और वो चिपकने वाली मिट्टी जो होती है, कीचड़, वो वाला ज़्यादा एस्पेक्ट आया है। तो अभी रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट्स थोड़े इसलिए भी अफ़ेक्ट हो रहे हैं कि वहाँ पे वो इतना ज़्यादा गारा और इतने बड़े-बड़े पत्थर मौजूद हैं और चिपकने वाली मिट्टी और कीचड़ कि वहाँ रिलीफ एफर्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं इस वजह से। तो बिल्कुल जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे ये मामलात हैं और फिर वहाँ एम्बुलेंसेस भी उस तरह से नहीं पहुँच पा रही। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। फिर आप ये देखें कि सोने पे सुहागा ये एरिया था जहाँ इको टूरिज़्म यानी कि नेचर की वजह से टूरिज़्म बहुत ज़्यादा प्रमोटेड था कि दरख्त हैं, ये सब है। अभी हमारे सामने एक और वो इंकिशाफ हो रहा है कि जंगलात तो इतने कट गए ना, अब आप कल एक न्यूज़ रिपोर्ट थी कि 27,000 हेक्टेयर के एरिया से जंगलात खत्म होते जा रहे हैं। चाहे आप कुमराट जाएँ, दीर साइड जाएँ हम्म। या चाहे आप चारसद्दा साइड जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, गिलगित-बल्तिस्तान साइड जाएँ। तो अभी जो इस वक़्त जो रिलीफ एफर्ट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, वो ये वाली प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वहाँ टूरिस्ट भी फँसे हुए हैं और वहाँ लोकल्स भी जो हैं वो अफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो डेफ़िनेटली रिलीफ एफ़र्ट उस तरह से करना बड़ा मुश्किल है। फिर खुदा न ख़ास्ता अभी एक स्पेल और एक्सपेक्टेड या है, यानी बारिश मज़ीद एक्सपेक्टेड है। सो वो भी एक डेंजरस बात है कि पता नहीं क्लाउड बर्स्ट होगा या कितनी बारिश होगी, वहाँ तक कैसे पहुँचे। सो ये सारे फैक्टर्स अभी मौजूद हैं जिसमें बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए एज़ अ कंट्री। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अभी आपने बात की है कि वी डोंट नो कि आइंदा आने वाले में जो बारिश का स्पेल भी एक्सपेक्टेड है। मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रैक्टिस, आप चूँकि हमें बेहतर तौर पे बता चुकी हैं, बता सकती भी हैं कि आप कि इंटरनेशनली इस तरह का अगर कोई चीज़ आती है जिसे हम क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना कह रहे हैं या बहुत एक्सट्रीम बारिशें हम एक्सपेक्ट करें, क्या इनकी एक्यूरेटली या इतनी एक्यूरेट फोरकास्ट की जा सकती है? या क्योंकि मैं अपने मुल्क के हवाले से इस पर्सपेक्टिव में जानना चाहती हूँ कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी का फुकदान है, हमारी एफिशिएंसी का इशू है, क्या इशू है कि हम इस तरह की चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं करते, और अगर है भी अलर्ट्स तो हम उस पर इम्प्लीमेंट कराने में भी जो कह लें बिल्कुल ना काफ़ी हमारी एफर्ट्स हैं। क्योंकि लोग और टूरिस्ट, आपने जैसे कहा कि मैं तो हैरान हूँ कि इतनी बारिशें हो रही हैं और स्टिल आई वाज हेयरिंग हियर एंड देयर कि भाई क्या हो रहा है और लोग क्यों जा रहे हैं इन इलाकों में घूमने के लिए। दे नो कि वहाँ पे बारिशें और सैलाब ने कितनी तबाही मचाई हुई है। देखिए, इसमें दोनों फैक्टर्स मौजूद हैं। पहला फैक्टर ये कि हमारे पास एक तो आपने भी सुना होगा वर्ल्ड बैंक की फंडिंग आई थी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए कि वो हाइड्रोमेट सिस्टम्स जो हैं, जो अच्छे रडार सिस्टम्स ठीक या है। वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, वो लगाने के लिए हमारे पास फंडिंग आई थी। लेकिन ड्यू टू सर्टेन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और उस वक़्त फिर सैलाब आ गया, तो वो सारा जो पैसा था वो हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश ट्रांसफर्स में यूज़ कर लिया। वो प्रोजेक्ट वहीं पे रह गया और हम लोग इतने अच्छे सिस्टम्स लगा नहीं सके। तो जहाँ तक ये फोरकास्टिंग की बात है, इसमें देखिए पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटीज़ नहीं है कि वो इतने एफिशिएंटली आपको गाइड कर सकें। आपके पास उसका हल ये है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करें। अभी लोकल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, जो ये वेदर डेटा अच्छा सा आपको दे सकती हैं एफिशिएंटली। उनके साथ कोलैबोरेट करके वेदर डेटा जो है वो इन्फॉर्म करें अवाम को, बिल्कुल। बताएं कि कहाँ पे एग्जैक्टली कितनी बारिश मुतवक्के हो सकती है। देखिए, क्लाउड बस्ट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी तक कि किधर एग्जैक्टली क्लाउड बस्ट होगा, लेकिन आपको ये तो पता लग सकता है कि कितना बड़ा सिस्टम बन रहा है गर्म हवा हम्म। से मॉइस्चर लेडन एयर का। तो किस पैमाने तक जो है वो डेंजर हम बता सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो अवाम, आपके जो टूरिस्ट्स हैं, ये जा ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। देखिए, यहाँ पे ना अवेयरनेस की कमी का मसला है अभी भी। यानी आपको पूरे मुल्क में क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज करना चाहिए ताकि साउथ से जो आपकी आवाम एज टूरिस्ट वहाँ जा रही है उसको पता हो कि वहाँ नहीं जाना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से नॉर्दर्न एरियाज अफेक्टेड हैं। जब तक ये पूरे मुल्क का मसला नहीं समझा जाएगा, तब तक हम इसी तरह सफ़र करते रहेंगे कि आधे मुल्क को पता है, आधे मुल्क को नहीं पता। सो दिस इज़ द इशू बेसिकली। मतलब ये तो बड़ी अजीबो-गरीब सी सूरत हाल है। आपने अवेयरनेस की बात की है डॉक्टर ज़ैनब, अवेयरनेस कैसे लोगों को, आई फील कि हम एज अ नेशन भी बड़े केयरलेस लोग हैं। मतलब अभी मैंने रीसेंट फुटेजेस देखी है
कि फ्लड है, पुलिस इदारे रेस्क्यू टीम वहाँ मौजूद है, लोग वीडियोस बना रहे हैं और वो खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि ये सैलाब आ रहा है और उस सैलाब के अंदर मैंने लोगों को गिरते हुए भी देखा उस पानी के प्रेशर में। मतलब आप इमेजिन करें कि इस मौके पे इंतज़ामिया भी क्या करे और जो लोग वहाँ पे रेस्क्यू, उनके लिए कितना चैलेंज है कि पहले तो वो लोकल्स को बचाएं, फिर जो लोग वहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं उनको बचाएं, और जो टूरिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं ये जानते हुए कि कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है, कितना ज़रूरी है कि बारिशें अगर मतलब इस्लामाबाद में इतनी एक्सट्रीम वेदर्स हम एक्सपीरियंस करें हैं तो फिर इतने इलाके हैं, तो ये अवेयरनेस हम कैसे फैलाएं और लोगों को कैसे दें कि जो अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहे हैं और फिर भी उस चीज़ से बाज नहीं आ रहे। देखिए, यहाँ पे ना आपके इदारों की कैपेसिटीज बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इदारे ना सेंस के जो रेस्क्यू के, पुलिस के इदारे हैं या आपके सिक्योरिटी के इदारे हैं, जब ऐसा मामला होता है तो वहाँ लोगों में इतना डर हो कि अगर हमने एक जगह क्रॉस की तो हमें या पुलिस पकड़ लेगी या हमें फाइन हो जाएगा या हमें सख्त से सख्त सजा। देखें, हमारे मुल्क में ना डंडा सिस्टम ही चल सकता है इन मामलात में, क्योंकि लोगों को सेंसिटाइज उस तरह से किया हुआ नहीं है। आप देखें कराची में पता लगता है तूफान आने वाला है तो लोग समंदर पे चले जाते हैं। they are not even concerned कि तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, समंदर चढ़ा हुआ होता है, बट वो कहते हैं जी हम समंदर पे चल जाते हैं। सो आई मीन ये तो अवेयरनेस है। तो इस मामले में मेरे ख्याल से आपके इदारों को ना वो प्लीज आप हट जाएं, ये वो करने की जरूरत नहीं है। इतनी सख्ती रखें, क्योंकि ये कोई किसी एक जान का मसला नहीं। पहले ही आप जाने बचाने में लगे हुए हैं, फिर आप आवाम को मना करेंगे, क्या क्या करेंगे। सो इदारे इतने सख्ती रखें कि एक बंदे को पता हो कि मैंने यहाँ जाके वीडियो बनाई तो या तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे या फिर जो है ना मेरा सही इलाज होगा। सो डंडा सिस्टम चल सकता है यहाँ पे, और कोई सिस्टम नहीं चल सकता। यू आर सो राइट। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, इन द एंड मेरा आखिरी सवाल इस हवाले से है कि जाहिर है ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आगे के लिए भी वार्निंग्स जारी की गई हैं। अब हमें क्या ऐसे स्टेप्स फौरी तौर पे लेने हैं? जो जंगलात काटने का मामला है पहाड़ों के ऊपर से, फिर आपने माइनिंग का जिक्र किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फिर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, फिर प्रेडिक्शन है, फोकास्ट है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही अगर हम कोलैबोरेशन से करेंगे तो ये चीज़ें हमें टाइमली इन्फॉर्म होंगे और चीज़ों को अवॉइड कर सकेंगे। फौरी तौर पे क्या किया जा सकता है? देखिए, फौरी तौर पे इस वक्त तो ज़रूरत है, जैसे मैंने बात की, क्लाइमेट इमरजेंसी। आप रेन इमरजेंसी नहीं लगाएं, आप क्लाइमेट इमरजेंसी लगाएं। उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसमें आपकी सेंसिटाइजेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम वाया मैसेजेस, जैसे हमें कोविड के दिनों में मिलते थे, मोबाइल पे मैसेज आ जाते थे, या कॉलर ट्यून्स जब होती थी, वो एक रिकॉर्डेड मैसेज चल रहा होता था कि आपको जो है यहाँ सफ़र करने से गुरेज करें। मेरे ख्याल से एक ये वाइडर डिसेमिनेशन इस चीज़ की होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको जो है हॉटस्पॉट एरियाज़, यानी अभी तो चलें सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन अगले स्पेल से पहले जो अब खुदा न खास्ता सितंबर के मिड तक तो स्पेल्स चलने हैं, हमें पता है। उससे पहले आप हॉटस्पॉट एरियाज आइडेंटिफाई कर दें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे पंजाब है, या आप चाहे सिंध है, क्योंकि सिंध में भी शुरुआत हो रही है स्पेल्स की। तो आप उधर बता दें कि ये हॉटस्पॉट एरियाज हैं, यहाँ पे हमें रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट्स को तैयार रखना है। अपनी असेसमेंट करें, क्या हमारे पास अस्पतालों में इतना इक्विपमेंट मौजूद है, क्या रेस्क्यू के इदारों में इतनी कैपेसिटी है कि वो सिक्योर कर सके। इस वक्त ये काम हो सकता है, लेकिन अगले उससे डिजास्टर से बचने के लिए जो इन द लॉन्ग रन चीजें रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप इन्फोर्समेंट करें नो कंस्ट्रक्शन जोन्स की, दरियाओं के गिर्द। बिल्कुल जैसे गिलगित बल्तिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने एनओसी जारी कर दिया है, वो लेटर नोटिफाई कर दिया है कि नए एनओसीज जो है कंस्ट्रक्शन के वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, दरियाओं के गिर्द नहीं हो सकती। हाउसिंग सोसाइटीज़ के ड्रेनेज प्लान्स मंगवाएं और देखें जो सोसाइटीज़ जो अफेक्ट होती हैं उनके ड्रेनेज प्लान्स किधर है, पानी का गुजर उन्होंने कहाँ से रखा हुआ है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स देखें कि उनके वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स हैं, क्या दरियाओं में डंपिंग तो नहीं करे। फिर जंगलात में फॉरेस्ट एक्ट का निफाज करें, और जहां नहीं हो सकता वहां फॉरेस्ट गवर्नेंस लेकर आए, फॉरेस्ट ऑफिसर रखें वहां पे। टिम्बर माफिया को इस वक्त कंट्रोल करना नॉर्थ में सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए, और वहां देखें कि क्या इश्यूज आ रहे हैं, वहां पे क्यों उनको इतनी इम्यूनिटी हासिल है कि वो सैलाब में भी इतनी लकड़ी जो है वो इकट्ठी हो रही है और नीचे आ रही है कटी हुई लकड़ी, और वो लेकर जा रहे हैं। क्यों वो ऐसे कर रहे हैं, क्या वजह है? एलीट कैप्चर है तो एड्रेस करें उसको। तो ये
कुछ चीज़ें फिर आपको सूबे से जो है हमें प्लान्स रिक्वायर्ड हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, अब उन हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरफ लोगों का रुझान दिलाइए जो आपके माहौल 2 सोसाइटीज़ होती हैं जो आपके माहौल को तबाह नहीं करती, ताकि लोगों को भी पता हो कि रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल अडैप्टेशन प्लान जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं, वहाँ पे पूरा क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाएँ कि सैलाब की वजह से वल्नरेबिलिटी है या कहत की वजह से है या ड्राउट की वजह से है, उसकी बेसिस पे प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो ये कुछ बहुत पैकेज है इंटरवेंशंस का, ये कोई एक हल नहीं हो सकता इसका। अगर ये सब चीज़ें हम करना शुरू कर दें तो अगले साल हम डिज़ास्टर से किसी हद तक अपने आप को महफूज कर सकते हैं। आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और ये वो बातें हैं जो कि एक माहिर माहौलियात हमें समझा रही हैं, बता रही हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो फॉर द लॉन्गर रन अगर हम ऑप्ट करेंगे तभी हम इन एक्सट्रीम वेदर्स और ये जो हम अर्बन फ्लडिंग से लेकर ये सारे क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। इन द एंड मैं अपने प्लेटफॉर्म से और अपनी इस शो के तवज्जुद से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी उन तमाम लोगों से जो देख रहे हैं कि प्लीज़ इस वेदर के अंदर, इन बारिशों के अंदर, इन इलाकों में जाने से गुरेज करें, क्योंकि आप जो वेदर चीज़ें या क्लाइमेट चेंज की वजह से हम चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये किसी भी तौर पे अभी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। आपकी जान आपकी वेकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके बच्चों की जान आपकी वेकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जो नुकसान, जानी नुकसान हुआ है, हम बड़ी खुली दिल की कौम है और आई बिलीव कि हम सबको आगे बढ़कर इन रिलीफ कैंप्स के अंदर जो कि हुकूमत ने कायम की हैं, प्राइवेट इदारे हैं, उसमें ज़रूर हेल्प करें उन लोगों की जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, जिन लोगों के ख़ानदान चले गए हैं, जिनको वहाँ पे उनकी पूरी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। ये सिर्फ अभी इस सैलाब के साथ या इस पानी के साथ नहीं बहा बहुत कुछ, उनको बाद में भी जो एडजस्ट करना है, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आना है, जो उसके बाद के चैलेंजेस हैं उस पर भी ओवरकम करना है। तो प्लीज़ आप लोग जितनी मुमकिन हो सके कोशिश करें और इन रिलीफ कैंप्स के अंदर उन तमाम लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और जब भी हम पाकिस्तानी एथलीट से आपकी मुलाकात करवाते हैं बड़ी एक्साइटमेंट होती है। अभी जी रिसेंटली मलेशिया में ताइक्वांडो चैम्पियनशिप हुई जिसमें 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा, इन्होंने अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े वहाँ पर। और दोनों एथलीट्स जी आलमी मुकाबले में मजबूरी तौर पर 5 गोल्ड और 1 चांदी का मेडल जीतकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, तैयबा अशरफ जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं, जबकि संबल ने 2 गोल्ड और 1 जो चांदी का तमगा है वो अपने नाम किया है। जाहिर है इन स्पोर्ट्स के अंदर ताइक्वांडो जैसे पाकिस्तानी लड़कियों की रिप्रेजेंटेशन और इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी और खुशाइन बात है। और जो बच्चियां या पहले जिन स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात करते थे कि जी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ भी रही है और उसमें वो कामयाबियाँ भी समेट रही हैं। आज ये दोनों एथलीट्स हमारे साथ मौजूद हैं जी, तैयबा अशरफ एंड सुंबल फातिमा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो आप दोनों को, और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा कर आई हैं। सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, हमें बताएं जी ये इस चैम्पियनशिप के हवाले से मलेशिया में हुई, कितनी टीम्स के पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे थे? इस दफ़ा रिकॉर्ड था कि 6500 प्लेयर्स वहाँ पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी और 35+ कंट्रीज़ थी जिन्होंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की थी और वहाँ आई थी। और बेशक मेरा बचपन से ख्वाब रहा था कि हमने जो है झंडा लहराना पाकिस्तान को। यहाँ भी होती थी, हमारे इस्लामाबाद में भी चैम्पियनशिप्स होती थी इंटरनेशनल, तब मैं हर दफ़ा सोचती थी या अल्लाह मेडल लग जाए, फाइनल में एक कोई मेडल आ जाए, मैं झंडा लहरा दूँ। लेकिन अल्लाह ने लिखा हुआ था कि जब 35 ममालिक होंगे वहाँ झंडा लहराएंगे और वहाँ थोड़ा सा पता लगेगा कि पाकिस्तानी कोई आए हैं। और ख़वातीन
तो स्पेशली मुझे यही था कि कुछ बड़ा करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ बड़ा करके दिखाया है। बेशक बेशक 3 गोल्ड मेडल। 3 गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग। सुंबल, आप बताएं आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे अभी तैयबा ने भी बताया कि 35 ममालिक के लोग वहाँ पे मौजूद थे और इसमें आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा फील हो रहा था क्योंकि हम इस इवेंट में पहली दफ़ा पाकिस्तान में से वुमेंस ने पार्टिसिपेट किया। ओके। और वीआर भी हमने पहली दफ़ा खेला। वीआर एक आया है हमारा न्यू कैटेगरी है, ताइक्वांडो में एक न्यू कैटेगरी है। उसमें मेल फीमेल का होता है, वो सेम कैटेगरी में होते हैं। कैटेगरी। और मेल्स ही थे हम में सबसे ज़्यादा। वो हुई भी मेल के साथ ही। अच्छा, वाओ। और मेल्स को हमने हराया है और मेडल लिए हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अब मुझे थोड़ा सा बताएं सुंबल, आप कब से ताइक्वांडो के उससे एसोसिएटेड है? अर्ली एज में स्टार्ट किया या अभी आकर शौक हुआ? शौक तो मुझे बचपन से ही था क्योंकि हम मूवीज़ देखते थे, जब ओलंपिक्स देखते थे तो वहाँ पे जब मार्शल आर्ट की देखते थे, जैकी चैन, ब्रूस ली, और उसके अलावा जब हम देखते थे कि मार्शल आर्ट भी कोई चीज़ है तो वहाँ से आता था शौक के वैसे भी सेल्फ डिफेंस आना चाहिए फीमेल्स को स्पेशली। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने जिमनास्टिक्स, क्योंकि इतना हमें नहीं गाइड करने वाला नहीं था कोई फैमिली में, या फिर स्पोर्ट नहीं थी हमें। जब आहिस्ता आहिस्ता हमने इन किया स्पोर्ट्स में, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया अच्छा ये है, यहाँ जाना है, ठीक है, ऐसे करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता बनता गया, अल्लाह ताला की मदद से हम लोग चलते गए और इस मुकाम पे पहुँचे कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फरमाई कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए। पर अभी हम लोग रुकेंगे नहीं, अभी तो स्टार्ट है। इंशाल्लाह अभी ओलंपिक्स तक जाना है और इंशाल्लाह डबल ओलंपिक्स मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो तैयबा, आप कब से इस स्पोर्ट में हैं और किस एज में आपने स्टार्ट किया? जैसे कि सुंबल ने बताया, बचपन से ही शौक था और मैं तो बचपन से ही किक्स वगैरह मारती रहती थी। मूवीज़ में देखी, जैकी चैन की मूवीज़, ब्रूस ली की मूवीज़। तो कॉलेज लाइफ में मैंने जो प्रोफेशनल है ना वो मैंने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट किया था। 2015 12-13 से स्टार्ट किया था मैंने, और 2016 से मैंने उसके बाद स्टार्ट कर दी, अपनी कोचिंग भी स्टार्ट कर दी थी। और मुझे अभी भी याद है कि पहली जो मैंने अपना गोल्ड लिया था फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वो मैंने ब्लैक बेल्ट को हरा के फाइनल में लिया था। तो उससे लोहा मनवाया था मैंने अपने घर में, अपने कॉलेज में, अपनी फेडरेशन में कि ये बच्ची में कुछ है, टैलेंट है। तो फिर कराटे से हमने ताइक्वांडो में स्विच कर लिया था क्योंकि हमारा गोल जो है वो ओलंपिक्स का गोल था। तो कराटे ओलंपिक्स में नहीं है, ताइक्वांडो ओलंपिक्स में है। और ताइक्वांडो में वैसे भी बहुत ज़्यादा, मैं फाइटर हूँ तो मुझे वैसे ही जुनून आता है कि बस खेलना है, एग्रेसिव गेम। सारी मार्शल आर्ट की माँ है। यस, बिल्कुल। हमने बाकी गेम्स भी खेली, हमने जूडो भी खेला है, हमने कराटे भी खेले हैं, हमने वुशु भी खेला है, लेकिन जो ताइक्वांडो में जुनून है ना वो बस ताइक्वांडो। अच्छा, इट्स अ डिफरेंस। अच्छा, मुझे ये बताएं सुंबल कि जाहिर है आपने भी कहा कि आप नई कैटेगरी जिसमें मेल और फीमेल इकट्ठे हैं और आप लोगों ने कम्पीट अगेंस्ट मेन किया है। सो ज़ाहिर है फिज़िकल स्ट्रेंथ आपकी भी इक्वली होगी, तो आई एम श्योर आप इस कैटेगरी में है, बट एट द सेम टाइम उस फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। आपको ट्रेनिंग बहुत सॉलिड करनी है ताकि आप उस कैटेगरी में कम्पीट कर सकें। बिल्कुल ऐसा है कि हमें कोचेस की भी ज़रूरत है प्रोफेशनली, और उसके अलावा डाइट का हमारा बहुत होता है। बल्कि इस बात से मुझे एक याद आया कि हम जब मलेशिया में पहुंचे थे तो वहाँ पे हमारे पास था मलेशियन फूड खाने का हमारा नहीं हो रहा था क्योंकि हमारा स्टमक डिस्टर्ब हुआ था। तो हमने कुछ स्नैक्स अपने बैग में रखे हुए थे, तो वहाँ पे हम कुछ स्नैक्स खा रहे थे। तो एक अंकल थे पाकिस्तानी, तो वो हमें कहते कि आप लोगों ने पापड़ खा के हाँ। तो वहाँ पे उसके बाद जब मेडल दिया तो वो भी हमारे साथ मौजूद थे वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने कहा देखो जी लड़कियाँ पापड़ खा के मेडल गोल्ड लेके आ गई हैं, पापड़ खा के गोल्ड लेके आ गई हैं। तो मुझे एक बड़ा वो क्लिक किया कि देखें हमें मैटर करती है, लेकिन जब जुनून हो पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, अपने मुल्क के लिए कुछ करने का, तो कोई भी चीज़ आड़े नहीं आती। हमारी डाइट, हमारी ट्रेनिंग, वो हम सब अल्लाह ताला की मदद से कर ही लेते हैं। जब अल्लाह ताला की मदद शामिल है, जब आप कुछ करते हैं ना तो अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल हाल होती है। मेहनत रायदा नहीं जाती। एक्चुअली हमने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है क्योंकि हम लोग जो अभी कर रहे थे, हम स्पॉन्सर्स के पीछे भाग रहे थे जब हमने जाना था। और ऐसे समझें कि हमने भीख मांग मांग के स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए। स्पॉन्सर्स भी नहीं है क्योंकि इसको बिल्कुल नहीं मिल पाया था। तो वो ऐसे था कि लोगों से जी आप दे दें, जी आप दे दें, जी आप दे दें, इस तरह करके। तो आपकी फेडरेशन है जो उसके पास फाइनेंसिस की कमी है?
फेडरेशन है, लेकिन फेडरेशन ऐसा हमें नहीं इसमें करती है, नहीं नहीं है, क्योंकि करती वो है। अपनी टीम को करती है। वो कहते हैं जो आपने अपने इवेंट खेलने जाने हैं वो आप अपने प्राइवेटली जा रहे हैं, आप खेलें उसको। ओके, वो टीम एज अ टीम आप लोगों को कर सकते हैं सपोर्ट, इंडिविजुअल नहीं कर सकते। इंडिविजुअल नहीं है। ओके। और दूसरा ये था कि फिर हम लोग की 9 to 5 जॉब होती है, क्योंकि हम प्लेयर्स देखें, प्लेयर्स के पास पढ़ तो लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह, 18 साल की डिग्रीज भी हैं, MBA भी किया हुआ है, लेकिन अब प्लेयर को अपना शौक तो रखना है, लेकिन कमाने के लिए कुछ काम भी ब्रेड तो एंड करना बटर है। के लिए ऑब्वियसली यू नीड तो समथिंग। 9 to 5 वो जॉब भी करनी है। उसके बाद हम लोग TS फिटनेस के नाम से अपना ऑनलाइन बिजनेस भी चला रहे हैं, जो हम फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं सारी फीमेल्स को। ओके। वो ट्रेनिंग भी करवानी। फिर उसके बाद हमने इतना लंबा सफ़र करना है, मेरा घंटा दूर है मेरा यहाँ से घर, और वहाँ फिर हमने ट्रेनिंग करने जानी है अपनी। हमें रात रोज़ 12-1 बज जाते थे आते आते, और सुबह फिर हमने 5-6 बजे उठना था, नमाज़ फजर की पढ़नी थी, फिर रनिंग पे जाना था। तो ये सफ़र बहुत मुश्किल था। मैं ये इसलिए बताना चाह रही क्योंकि हमारी यूथ कहती है कि हम भी ये काम कर रहे हैं, बहुत टफ़ है, बहुत रूटीन ऐसी है, हमें शौक भी लेके चलना है, हमने घर भी अपना करना है, जो हमने पैसे कमा के घर पे भी देने, घर चलाना है। उसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी जो पढ़ाई करनी है वो भी करनी है। हम साथ साथ हर चीज़ कर रहे हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह, जिसके लिए हमें अब जो है ना हुकूमत की सपोर्ट चाहिए है, क्योंकि अब कोई ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ओलंपिक्स जाना है तो हमें सपोर्ट तो चाहिए होगी, हमें तो अभी कोचेस आप लोग चाहिए। जो जीत कर आए हैं, किसी ने आपसे कांटेक्ट किया? बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं हुआ अभी तक। अभी जो हमारे उधार पड़े हुए हैं वो उधार हमने देने हैं, उल्टा लग रहे हैं अभी हमारे पैसे ही। क्योंकि आप लोग अभी वहाँ से खेल कर आए हो, इंटरनेशनल ट्रिप इज़ नॉट आसान नहीं है। आपने जाना है, टिकट लेनी है, वीज़ा लेना है, स्टे करना है, वहाँ अपनी डाइट करनी है, मतलब आपको कम्यूट से लेकर एवरीथिंग यू हैव टू पे। एंड आई एम सो सॉरी कि आप जैसी टैलेंटेड लड़कियों को इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हम आपको इस तरह से ही इनकरेज कर सकते हैं, आई एम श्योर। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिसमें स्पोर्ट्स बोर्ड आता है, पंजाब हुकूमत आती है, जो भी इदारे रिलेटेड है इससे, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। देखें कि ये अपने ओन पे गई हैं, और अभी मुझे बुरा लग रहा है कि ये लोग बात करी थी कि हमने उधार लिया और जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और जो आपका टारगेट है ओलंपिक का, आप अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे। सुंबल इन तैयबा हमारे साथ मौजूद थी जी। मलेशिया में ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ये पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर आई है। इनसे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म के हवाले से बात करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत, ट्रेडिशनल और बड़ी मेहनत का काम है, और हम सब ने सुना होगा हमेशा अपने बचपन में, कॉलेज, स्कूल लाइफ में ब्लॉक पेंटिंग के हवाले से या पेंटिंग के हवाले से। ये आज भी इन ट्रेंड है, और ये जो भी आप विजुअल्स देखेंगे और जिनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, ये गुज़िश्ता 30 सालों से इस आर्ट से वाबस्ता है, और अब तो ये अपना ब्रांड भी रन करी हैं डॉट्स एंड ब्लॉक के नाम से। और इनका जो आप ये सारा जो ब्लॉक पेंटिंग देखते हैं ना, ये टेक्सटाइल हो, होम डेकोर हो, कपड़े हो, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। और आज हमने इनसे इस फ़न के हवाले से भी बात करना है कि ये होता क्या है, इसको कैसे किया जाता है, ओवर टाइम क्या लोगों का इंटरेस्ट अभी भी इस तरह के आर्ट फॉर्म में या कपड़े ब्लॉक पेंटिंग के पहनने में है या नहीं। क्योंकि ये 30 साल से, और ये वॉल सिटी के साथ काम भी करी हैं, अपना ब्रांड भी रन करी हैं। फौजिया जावेद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। हमें बताएं कि गुज़िश्ता 30 सालों से आप ब्लॉक पेंटिंग कर रही हैं, और ये बहुत पुराना आर्ट है। मुझे बताएं कि अब आपने अपना ब्रांड रन किया, ओवर टाइम इस आर्ट फॉर्म के हवाले से लोगों का इंटरेस्ट कैसा है? इंटरेस्ट अब हो गया, दोबारा हो गया? पहले नहीं, बीच में एक गैप आ गया था, लेकिन यह है कि अब लोग इस तरफ फिर आ रहे हैं। वो ये कि मैं वॉल सिटी के साथ काम करती हूँ, उन्होंने वहाँ पे मेरी चीज़ें डिस्प्ले की, और बाकायदा उनसे पूछते हैं, फिर वो मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं कि मैडम आप कहाँ पे काम कर रही हैं। काफ़ी लोगों ने मेरे से रब्ता किया
ये है कि अब ट्रेंड हो गया, अब हो गया। पहले सिर्फ पहले होता था सिर्फ रज़ाइयों पे और जो दस्तरखान वो बनते थे। अब ये है कि अब इसमें काफ़ी वैरायटी आ गई। तो आप क्या क्या बनाती हैं ब्लॉक पेंटिंग मैं से? तकरीबन हर चीज़ एवरीथिंग, बेडशीट्स, शादी के कपड़े, अच्छा। और लॉन के, और टेबल रनर्स, मैट्स, कुछ कुशन वगैरह सब अच्छा, कुछ, तो हर मुझे चीज़। फौजी साहिबा ये बताएं कैसे होता है ये, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन करके बताएं। ये लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक इन है। पे ये डिज़ाइन कुंदा किए होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इनके जो कलर्स होते ये हैं मुझे ना, दिखाएं। ये हाँ ठीक है। इनके जो कलर्स होते हैं ना, उनमें ब्राइंडर और फिक्सर इस्तेमाल होता है, और वो लाइफ टाइम होते हैं ये कलर, अच्छा लाइफ टाइम होता लाइफ है, टाइम वॉशेबल, जैसे मर्जी, और ये ख़राब नहीं होते। और ये कलर आप हाथ से करती हैं? हाँ जी, हाँ, टोटल हैंडमेड ये काम है। टोटल हैंडमेड। तो टोटल इसमें तो बड़ा हैंडमेड। टाइम और मेहनत है कि क्योंकि अब तो हमें मशीनी काम और कढ़ाइयों की इतनी आदत पड़ लोग गई है। शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, क्योंकि अब बाद ब्रांड ऐसे हैं कि जो स्क्रीन पेंटिंग को ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं, हाँ। लेकिन ये है कि वो वॉश के बाद ऐसा ऐसा बिल्कुल ख़त्म हो जाती अच्छा, है। मैं ज़रूर ये दिखाना चाहूँगी अपने देखने वालों को, क्योंकि ज़ाहिर है ये हाथ का है। अच्छा ये शर्ट है, शर्ट दिस इज़ अ है। शर्ट। अच्छा, लोग जो ज़्यादातर डिज़ाइन होते हैं, क्या ये जो आपके पास ब्लॉक्स पड़े हुए हैं जी, ये स्पेसिफिक एक ही तरह का डिज़ाइन होता है या अपनी मर्जी से भी बनवाते हैं लोग? अपनी मर्जी से भी बनवाते हैं। अच्छा, अपनी बिल्कुल, मर्जी अपनी मर्जी बनवाते से भी हैं। बनवाते हैं। तो आपको एक आर्टिकल पेंट करने में कितना टाइम लगता है फौजी साहब? ये शर्ट को तकरीबन 2 दिन में तैयार हो जाती है। 2 दिन में पेंट करते हुए पेंट आप इसको करते पहले स्केच वो ब्लॉक से करेंगे। ये ये देखें, ये आपका फुटेज भी चल रही है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे ये वाले ब्लॉग्स हमने हाथों पे भी लगते हुए देखे हैं। पुराने जमाने में जो मेहंदी का शॉर्टकट होता था, मेहंदी का शॉर्टकट ये होता था कि आप जाते थे ईद या चांद रात को और आप इस तरह के ब्लॉग से लगाते थे। और अब आप मुझे बताएं कि आपने अब तक जो बहुत एक ह्यूज ऑर्डर हो कि आपने बड़ी बेडशीट बनाई है या कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिस पर आपको बहुत टाइम लगा हो? बेडशीट भी, बेडशीट पे बेडशीट उस पे कैसा डिज़ाइन वो था? तकरीबन मुझे 2 हफ्ते लगे, लेकिन तो 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाती है। वो 2 हफ्ते लगे, वो उन्होंने काफ़ी बीच में डिज़ाइन मर्ज करवाए। अच्छा, वो अमेरिका गई थी मेरी। अच्छा, ज़बरदस्त। अब मुझे बताएं कि आप ये काम अब घर पे खुद करी है या आपने कारीगर रखी है? नहीं, मैं खुद कर रही हूँ, और क्या उसका नाम, आगे बच्चियों को सिखा भी रही हूँ। सिखा रही हैं? सिखा रही हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त। ब्लॉक्स डॉट्स एंड ब्लॉक के नाम से आपका ब्रांड है, बिल्कुल। और इंस्टाग्राम पे है ये? इंस्टाग्राम पे है। और ये मुझे ये बताएं कि जब आप ये वाली वो आर्ट है जो विद टाइम, जैसे आपने खुद भी कहा कि कम हुई, तो अब बच्चियां जो सीख रही हैं उनका इंटरेस्ट कैसा है? उनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। जब मैंने सीखा था, दोबारा शादी हो गई, बच्चे जब यूनिवर्सिटी गोइंग हुए, मैंने दोबारा फिर सीखा, तो बिल्कुल यंग बच्चियाँ थी मेरे साथ, वो बड़ी खुश होती थी, हाँ आंटी आप आ गया मेरे साथ सीख रही। और वहाँ के जो ऑफिसर थे ना, वो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो अब वो ही बच्चियाँ जो है ना, 6 माह का था तकरीबन हमारा वो बैच, वो हमने सीखा। फिर वो अब उनको नहीं पता था कि मैंने पहले ये सीखा हुआ है। अब वो अब उनको पता चला है ना, तो वो कहते हैं आंटी आप बड़ी, आपने हमें नहीं उस वक्त बताया, लेकिन ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। अब वो दोबारा मेरे पास आ रही हैं सीखने के लिए। अच्छा, दोबारा आ रही है सीखने की। अच्छा, इसमें कोई जिद्दत भी आई है? नहीं, वो ही ट्रेडिशनल नहीं, जिद्दत ये आई है कि जैसे अब वेडिंग में ये इस्तेमाल हो रहे हैं, वो सूट बना हुआ है वेडिंग के लिए, और वो ये है कि जिद्दत बहुत ज़्यादा आई है। नहीं, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट किए। और निकाह का जोड़ा कराची मैंने बना के भेजा इसी अपने हैंडमेड का, तो इतना अप्रिशिएट वो उन लोगों ने किया ना कि अब उन्होंने मज़ीद उन्हें कि जैसे शादी होगी हम आपसे और ऑर्डर लेंगे। अरे वाह, आई एम सो ग्लैड कि आपने जो आर्ट सीखा, अगर आपकी शादी के बाद ब्रेक भी आया, आपने अब आके दोबारा मैंने करना शुरू किया। तो आपकी फैमिली, बच्चे, सपोर्ट कैसी थी सारे? मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बिल्कुल, मैंने कहा मैंने ये काम सीखना है, कहते चले जाएँ। और मेरे पास ही वेकेशनल स्कूल खुला, मैं 6 माह वहाँ पे जाती रही, और मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। वो अभी भी कहते हैं
माँ आपने अपना एक नाम बनाया हुआ है। अब हम अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि हमारी अम्मा ये काम करती हैं। तो आपका काम ही इतना ज़बरदस्त, आई एम श्योर आपके बच्चे, योर चिल्ड्रन मस्ट बी सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप जो मैंने देखा मेरी फैमिली मेंबर सारी प्राउड करती है मुझे, यही मुझे अप्रिशिएट चाहिए थी। ये चाहिए। और आपको कैसा लगता है जब लोग आपको कहते हैं और जब आपके ऑर्डर्स मिलते हैं आपको? मैं पहले नहीं थे, अब मेरी बहुत ज़्यादा पहचान हो गई। अब लोग बेकायदा कहते हैं कि मैडम फौजिया से काम करवाना है, हम लोगों ने करवाना है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो अभी आप मुझे बताएं कि जो आपके इंस्टाग्राम पे ऑर्डर आते हैं या कैसे आते हैं, आपने कोई एक मेंबर या टीम का रखा हुआ है जो आपके नहीं? मैं खुद ही सब कुछ मैं खुद करती हूँ, इंस्टाग्राम से लेकर हर चीज़ मैं खुद देखती हूँ। अरे वाह, मतलब आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी हो गई है, आपको समझ आ गई है। बिल्कुल, ये मैंने लाहौर कॉलेज से ग्रेजुएशन की हुई है और फिर मैंने केसी से भी 6 माह का ये फैशन डिज़ाइनिंग का किया। और क्या उसका नाम है, वोकेशनल स्कूल है यहाँ पे जैन मंदिर के पास, वहाँ से भी मैंने सीखा हुआ है। मैं यानी कि सीखने का अमल अभी तक मेरा जारी है कि नई चीज़ इसमें क्या आई है, मैं ये देख रहा हूँ। जैसे इंडिया में जयपुर में ये काम बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पाकिस्तान में इतना नहीं जितना वहाँ पे होता है। मैं वहाँ से ना नई चीज़ें देखती हूँ कि वहाँ पे अब क्या इस चीज़ में नई जिद्दत आई है, वो फिर मैं सीखती हूँ। क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और ये देखिए ना, मुझे लगता है हमारी अम्मियाँ, हमारे घरों में जो आंटियाँ होती हैं, सब बैठ जाती, भाई हमने अपना काम कर लिया है, अब हमने खाना पकाने, बहुएं बनाएंगी, फलाना काम। ये देखें, ये होता है अपनी लाइफ के साथ प्रोडक्टिव होना। अपना जो स्किल उनका था, चाहे उन्होंने गैप लिया, लेकिन उसको दोबारा से रिवाइव किया और वो अपना माशाल्लाह ब्रांड रन कर रही हैं। फ्रॉम इंस्टाग्राम टू ऑर्डर्स टू डिलीवरीज, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद मैनेज कर रही हैं। सो फौजी साहिबा, अब बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारी ख़वातीन के लिए आप इंस्पिरेशनल हैं और आई थिंक आपकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारी ख़वातीन जो इस वक्त आपको देख रही हैं और जो बिल्कुल बैठ जाती हैं, आप जानती होंगी अपने बहुत सारी औरतों को जो कहती है बस अब हमारी बस होगी, हमने अपनी ज़िंदगी में काम कर लिया, उनको क्या कहेंगी आप? मैं उनको यही कहूँगी कि फारिग बैठने से या बहुओं से लड़ने से बेहतर है कि अगर आप में स्किल है तो आपको वो अपना डेवलप करना चाहिए, अपनी स्किल को काम में लाना चाहिए। फजूल किस्म की वो क्या कहते हैं घरेलू सियासत, नहीं फजूल किस्म की घरेलू सियासत से ना बाहर निकलना चाहिए। आज की औरत जो है ना, वो नहीं है कि घर में बैठी रही, 4 दीवारी में बैठी, वो वाली औरत नहीं है अपनी। मैंने ये देखा, मैंने बहुत कुछ सीख, मैं जाती हूँ ना, मैं लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और आज मैं इस मुकाम पे जो हूँ ना, मुझे देख के बहुत कुछ मिला है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप डॉट्स एंड ब्लॉक के नाम से जी फौजिया जावेद साहिबा का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाएं, इनसे ऑर्डर करें। ये हैंड पेंटेड ब्लॉक पेंटिंग जो कि बहुत पुरानी आर्ट फॉर्म है, उसको दोबारा से जिद्दत के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों को बना रही हैं और ये अपनी लाइफ के साथ इस एज में भी कुछ प्रोडक्टिव करिए, ये सबसे अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। फौजिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो हर घर में कुकिंग ऑयल मौजूद होता है और हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुकिंग मेथड्स के ज़रिए जो होते हैं अपने ऑयल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डीप फ्राइंग के लिए भी मेक ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर हम उसकी शेल्फ़ लाइफ को भी नहीं देखते हैं, फिर हमने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है तो हमने कि हर चीज़ में डाल देना है। मतलब हमें वो जो एक अवेयरनेस है ना, वो नहीं मौजूद होती और हर घर में कुकिंग ऑयल का जो कि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा और कॉमन होता है। लेकिन इसको आप किस तरह से हेल्दी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से ऑयल किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, आज हम स्पेसिफिकली इस पे बात करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ बड़ी पर्टिनेंट गेस्ट मौजूद हैं जो कि पहले भी हमारे शोज़ में आ चुकी हैं। डायबिटीज़ हो, बच्चों की डाइट हो, सबके हवाले से अपनी प्रोडक्ट्स के साथ आती हैं और आज
वो अपनी कुकिंग ऑयल्स की जो रेंज है उसके साथ आई हैं। होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला इनका ब्रांड है। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बड़ी ठीक अच्छी ठाक। लग रही हैं आज आप भी बहुत अच्छी लग रही आपका हैं। कलर बड़ा प्यारा है, थैंक यू सो मच। Thank you. और मैंने सोचा कि आज हम जरा कुकिंग ऑयल्स पे बात करें और आपकी जो Absolutely. प्रोडक्ट्स हैं वो उसका फीडबैक बड़ा अच्छा आ रहा है, चाहे डायबिटिक पैकेज हो या बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह। हवाले से हो। डॉक्टर साहब, कुकिंग ऑयल हम घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता एक ही चीज में फ्राई कर रहे हैं, ऑलिव हाँ। ऑयल भी हर चीज में डाल रहे हैं, कैनोला ये वो, पता नहीं इतनी वैरायटी हमें मिलती है। कैसा और क्या क्या चीजें हैं आज जो आप हमें बताने वाली हैं? जितने भी हेल्दी ऑयल्स हैं ना वो मैंने लॉन्च कर दी, और जो मैंने लॉन्च नहीं की हैं वो हेल्दी नहीं है। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न है। हालांकि मैं चाहती अरमला तो मैं सनफ्लावर, कैनोला, कॉटन सीड ऑयल, ये सारे वेजिटेबल ऑयल्स लॉन्च कर सकती थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने लॉन्च नहीं किया। और इससे लॉन्च नहीं किया क्योंकि ना वो मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ, ना हेल्दी है, ना आप लोगों के लिए हेल्दी है। कुछ ऐसे ऑयल्स हैं जो यहाँ पाकिस्तान में इतना ईजिली अवेलेबल नहीं है, वो जैसे एवोकाडो वगैरह, हालांकि वो हेल्दी हैं, वो मैंने लॉन्च नहीं किया। मैंने जो चीज़ें लॉन्च की हैं और जिनके मेडिकल फवाइद पे मैं बात करने लगी हूँ हेल्थ के लिहाज से भी एंड ऑल ऑफ दैट, वो है 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी, 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, 100% ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और यही मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने लॉन्च की है। ये बल्कि वन ऑफ द मेरे अब 2 साल हो गए हैं माशाल्लाह मेरी ब्रांड को, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोडक्ट्स थे अरमला जो मैंने लॉन्च किए थे। बल्कि माशाल्लाह देसी घी तो पाकिस्तान में बहुत लोग पसंद करते हैं, और मेरा दावा है अगर पाकिस्तान में आप लोगों को इससे प्योर देसी घी मिल गया, जितनी ऑथेंटिक मैं हूँ उतना ही ऑथेंटिक मेरा काम भी है, तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। देसी घी से हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। आपके पास 2 तरह के देसी घी होते हैं, एक गाय का देसी घी होता है, एक भैंस का देसी घी होता है। दोनों में फर्क क्या है और आपने इस्तेमाल कौन सा करना होता है, और मैंने गाय का देसी घी क्यों लॉन्च किया। भैंस का देसी घी सफेद होता है, उसमें मौजूद प्रोटीन केजीन की वजह से। गाय का देसी घी येलो होता है, उसमें मौजूद प्रोटीन कैरोटीन की वजह से। गाय के देसी घी में सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, भैंस के देसी घी में सॉरी सिर्फ एक प्लस पॉइंट है, बाकी सारे फवाइद गाय के देसी घी में है। अगर आप वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, आप कुश्ती करते हैं, आप पहलवान हैं या आप बहुत कमज़ोर हैं, तो आप भैंस का देसी घी लें जिसमें 7 से 8% फैट होता है। दूसरी सूरत में अगर आपने वजन लूज करना है, डायबिटीज़ ठीक करना है, कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है, ब्लड प्रेशर ठीक करना है, हड्डियां मजबूत करनी है, स्किन अच्छी करनी है, बाल अच्छी करनी है, आंखें अच्छी करनी है, जो भी आपने हाजमा ठीक करना है, आप सिर्फ गाय का देसी घी लेंगे। इसमें जो न्यूट्रिशन है भैंस का देसी घी उसको टच भी नहीं कर सकता। लेकिन वो 100% ऑर्गेनिक काऊ का देसी घी होना चाहिए। अब मैं इसके फ़वाइद पे थोड़ी सी बात स्टार्ट करती हूँ। आयुर्वेदा में ये बात बड़ी मशहूर है कि देसी घी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कॉलर बोन से ऊपर जितने भी एरियाज़ हैं उनको बेहतरीन फ़ायदा होगा जो आपको और कोई ग़ज़ा नहीं दे सकती, चाहे वो आपकी आई साइट हो, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे आपकी नोज़ हो। बल्कि फ्लू के लिए अक्सर आयुर्वेदा में 2-3 ड्रॉप्स देसी घी के इसके भी आप डाल सकते हैं, नाक में डाले जाते हैं कंजशन रिलीफ करने के लिए। बच्चों को ऑर्गेनिक और देसी घी का मसाज किया जाता है उनकी स्किन अच्छी करने के लिए, उनकी हड्डियां मजबूत करने के लिए, उनके जिस्म में गर्माइश पैदा करने के लिए आप बल्कि देसी घी का मसाज कर सकते हैं। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अल्लाह ताला बुरा फैट नहीं बनाता, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स। ये मेरी बड़ी फेवरेट बुक है डीप न्यूट्रिशन, उसकी ये लाइन है, ये मैं अक्सर कोट करती हूँ। अपने आप को थोड़ा एजुकेट किया करें। मैं नाजरीन को कह रही हूँ गाय के देसी घी में जो फैट होता है वो सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट का मतलब है ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई डबल कड़ी नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। जब मैं इसको हीट करूंगी ना, आप समझे इसमें कोई वीकनेस नहीं है, हीट इसको तोड़ नहीं सकती, इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकती सैचुरेटेड फैट का। ऑर्गेनिक काऊ देसी घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, 550 से भी ऊपर होता है। आप इसको में चीज़ को डीप फ्राई भी करें तो आपको नुकसान नहीं होता। अगर आपने चीज़ डीप फ्राई करनी हो आपको सिर्फ देसी घी में करनी चाहिए क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट हाई होता है। ये अरमला अल्लाह ताला का बनाया फैट है, सैचुरेटेड फैट है कि अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। विटामिन ए, डी, ई और के से ना सिर्फ ये भरपूर है बल्कि आपके जिस्म में वो सारे खाने जिनमें विटामिन ए, डी, ई और के उसको जज़ब करने में भी आपके पास मदद देता है। विटामिन ए होगा आपका अच्छा, आपकी आईसाइट अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, रिप्रोडक्शन अच्छी होगी, स्किन अच्छी होगी। विटामिन डी अच्छा होगा, आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपका मूड अच्छा होगा, आपका गट अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स अच्छे होंगे। विटामिन ई अच्छा होगा, विटामिन ई एंटी एजिंग है, आपकी सर्कुलेटरी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मसल हेल्थ अच्छी होगी। विटामिन के अच्छा होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपकी सर्कुलेटरी हेल्थ अच्छी होगी। इंसान का जो दिमाग है उसका जो ग्रे मैटर है, जो एरिया उसका इंटेलेक्ट कंट्रोल करता है, वो आधा हिस्सा जिस फैट से बना होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं।
दुनिया में जितने खाने, चर्बी हो गई, गोश्त की, अंडे की जर्दी हो गई, देसी घी, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच है। आपके पास काऊ का देसी घी वैसे भी भैंस के देसी घी से बहुत ज़्यादा होता है इजी डाइजेशन में, और बच्चों के लिए ये बेहतरीन है कि आप नहीं चाहते आपके बच्चों का हाफजा अच्छा हो, आपके बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी हो, आपके बच्चों की आईसाइट अच्छी हो, उनका दिमाग का फंक्शन तेज़ हो। अगर आपके डॉक्टर आपको ये कहता है ना कि देसी घी आपका वजन बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो अपना डॉक्टर बदल लीजिए। देसी घी बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उस डॉक्टर को सही नॉलेज नहीं है, उसकी रिसर्च नहीं है, तभी वो ये आपके पास बात कर रहा है। इसकी क्वांटिटी दिन में जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो अराउंड किसी भी कुकिंग मीडियम की 4 टेबल स्पून तक, इट इज़ वेरी हेल्दी। आप इसको इस्तेमाल करें। ठीक है। एक चीज़ है बड़ी आजकल फेमस हुई है, मतलब बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, Yes. जिसमें कहा जाता है कि ब्लैक कॉफ़ी में या आप मैंने कोकोनट बहुत पी ऑयल है। बहुत अच्छे, बड़ा हेल्दी, और मैंने आपने पी उसके है। रिजल्ट्स भी देखे Yeah, वो होंगे, बहुत अच्छी है। स्किन, आईज, वेट पे, टमी फैट पे एंड ऑल ऑफ दैट। 1 टेबलस्पून देसी घी का अगर सुबह आप अपनी ब्लैक कॉफ़ी में डालते हैं, ना सिर्फ ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बल्कि ये आपकी बॉडी में फैट बर्निंग को तेज़ करता है, आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देता, और ये आपकी एपेटाइट जो है उसको भी सप्रेस करता है। इवन कि अगर आप अपने नेवल का मसाज करते हैं ना देसी घी से, तो ये आपकी पूरी बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। ये आपके पूरे ये आयुर्वेदा की टिप्स हैं, बड़ी नायाब टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। पूरे थर्मोस्टेट को ये आपके पास सेट करता है। कोकोनट ऑयल पे मैं अब थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। अब जितने भी लोग वेट लूज करना चाहते हैं, मैंने बता दिया है, ओवरऑल अपनी हेल्थ चाहते हैं, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, और ऑलमोस्ट हर तरह के जिस्म की तासीर वाले को देसी घी सूट करता है, उन्होंने देसी घी इस्तेमाल करना है। मेरे प्रोडक्ट्स के लिए आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जा सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मेरे सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग देसी घी, कोकोनट ऑलिव ऑयल पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, टोटली खालिस हैं। इससे बेहतरीन आपको कहीं पे भी देसी घी नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा भी है और मेरा वादा भी है। कोकोनट ऑयल की मैं बात करने लगी हूँ। 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड मेरा कोकोनट ऑयल है। नारियल के तेल में ऐसी क्या चीज़ है, बड़ा ये शानदार है। एक ऐसा केमिकल जो माँ के दूध के अलावा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, वो नारियल के तेल में है, और उसको लॉरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है। लॉरिक एसिड आपके पास जिस्म में एक कंपाउंड में तब्दील होता है, मोनोलोरेन। मोनोलोरेन में एबिलिटी होती है वायरस को तोड़ने की। अरमला, आपने अक्सर सुना होगा कि वायरल इन्फेक्शन का इलाज नहीं है, कि एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है। भाई तुम एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में क्यों ले रहे हो, उसका तो इलाज ही नहीं, और वो बात सही भी है। आपको वायरल इन्फेक्शन है तो आप नारियल का तेल लें। आप वैसे भी अपनी इम्यूनिटी तेज़ करना चाहते हैं ना, सुबह उठ के 2 टेबलस्पून आप एक्स्ट्रा वर्जिन आप ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल के ले लें, या आप ऑलिव ऑयल के ले लें। उसके फ़वाइद पे भी मैं अभी आऊँगी। लॉरिक एसिड सिर्फ माँ के दूध में होता है, यानी वो बच्चे जो माँ का दूध नहीं पीते और उन्होंने वो इम्यूनिटी का फैक्टर मिस किया हुआ है, तो वो आप कोकोनट ऑयल जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें कैप्राइल होता है, कैप्रिलिक एसिड होता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, यानी अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन है। इसके 2 टेबलस्पून आप खाली पेट भी ले सकते हैं। और वो लोग, ये मैं किन लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, ये मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ जिनका हाजमा ठीक नहीं है, जिनको डायरेक्ट बूस्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, और जो आपके पास हार्ट पेशेंट्स हैं। उसकी रीज़न क्या है? जो आपका कोकोनट ऑयल है ना अरमला, वो 90% MCT से बना होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स है, इनमें एबिलिटी होती है कि इनको जिस्म में हाजमे वाले प्रोसेस से नहीं गुजरना होता, ये डायरेक्ट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये आपकी ब्रेन और आपकी नर्व्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव शीट बनाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, ब्रेन में कीटोन्स का लेवल हाई करते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल आपको 2 जरिए से एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैटी एसिड्स और कीटोन्स। फैटी एसिड्स और कीटोन्स, ये जो दोनों चीज़ें आपके पास, इनको एनर्जी प्रोसेसेस से नहीं गुजरना पड़ता। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट आपको जितना एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप समझे हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है ना, उसको ATP कहा जाता है। ATP को आप 5000 रुपए का नोट समझ लें। आप समझे कि फैट, गुड फैट के थ्रू आप अगर 3-5 हज़ार के नोट लेते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आप सिर्फ 1-5 हज़ार का नोट लेते हैं, जो जल्दी फट जाता है। तो इसकी जो एनर्जी होती है आपके पास, वो ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। हार्ट पेशेंट्स के लिए ये मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, जिनको हाजमे का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। वेट वॉचर्स के लिए ये मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। इम्यूनिटी जो लोग अपनी बूस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। डीप फ्राई अगर आपने करना है, कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। सैचुरेटेड फैट अरमला अगेन, तो सैचुरेटेड फैट अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। लेकिन अगर आपको एक चूज करना हो डीप फ्राई में, तो देसी घी बेटर ऑप्शन है। देसी घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है। स्मोक पॉइंट का मतलब ये होता है कि मैं आग
आग को कितनी तेज़ कर सकती हूँ चूल्हे पे उससे पहले कि ऑयल ख़राब हो जाए। तो देसी घी का स्मोक पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, कोकोनट ऑयल का उससे थोड़ा कम होता है, तो इसको आप सौते और कुकिंग में सेफली यूज़ कर सकते हैं इंतहाई बेनिफिट्स के साथ। तीसरी चीज़ जो मैंने लॉन्च की है, और अगर आप लोगों ने किसी चीज़ में खाना पकाना है तो वो सिर्फ ये चीज़ें होनी चाहिए, वो 100% ऑर्गेनिक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। मैं अभी आपको शो से पहले बता रही थी कि ऑलिव ऑयल के लिए मैं स्पेशल कुछ नोट्स लिख के आई हूं। बिल्कुल जरूर, आई वांट कि आप शेयर करें। थैंक यू। कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मेरे नॉलेज में है वो लोगों तक ना पहुंचे। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप वाकई प्योर लेते हैं, जिस तरह मेरा है, उसमें कंपाउंड होता है हाइड्रोक्सी टायरोसोल। ये आपको दिल की बीमारियों से बचाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके दिमाग का एक एरिया होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा आपके दिमाग का वो एरिया है जो आपकी मेमोरी और आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जितने लोगों को अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इन सारी चीज़ों की प्रोपेनिसिटी है, प्रॉब्लम्स हैं, आपको अपनी डाइट में, अपनी कुकिंग मीडियम्स में उन चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए जो इस एरिया में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ ना करें। आपके पास ऑलिव ऑयल में मौजूद हाइड्रोक्सी टायरोसोल आपके दिमाग के इस एरिया में मौजूद सोजिश को कम करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए, इन तीनों में मेरी बेहतरीन रिकमेंडेशन आपके पास ये है। उसके अलावा इसमें एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स होता है सीटोस्टेरोल्स। 3 तरह के सीटोस्टेरोल्स होते हैं इसमें, बीटा सीटोस्टोल, कैम्पेटिस्ट्रोल और स्टिग्मा सीटोस्टेरोल। जो बीटा सीटोस्टेरोल है उस पर एक बार मैंने अपने चैनल पर भी वीडियो की थी। जितने मर्द हजरात को प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट मर्दों में बहुत कॉमन हो जाता है 50 के बाद, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, एंटी कैंसरस भी है। अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है, कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है या वो रिकवर कर चुके हैं, सारी ज़िंदगी आपने जैतून के तेल के 2 चम्मच लेने हैं। जो इसमें कैम्पेस्टेरोल है वो आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे करता है, सोजिश को नीचे करता है, और जो स्टिग्मा स्टेरोल है वो विटामिन ई से भरपूर है जो कि एंटी एजिंग है, जिस्म में सोजिश करने वाली सारी बीमारियों को कम करता है, आपकी सर्कुलेशन को अच्छा करता है। अगर आप इसके बेहतरीन रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा लेमन सॉल्ट डालें, ठीक है, 2 टेबलस्पून आप इसके लें, थोड़ा सा लेमन सॉल्ट डालें, 3 से 4 कतरे आप 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर के लें। इस सबको बेशक आप पानी में मिक्स कर लें और आप इसको पी जाएं। थोड़ा सा अजीब लगेगा ये आपको टेस्ट में स्ट्रॉ के साथ, लेकिन आपके पास ये बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर होगा। मैं आप लोगों के शो में आई थी, मैंने डायबिटीज पैकेज, पीसीओएस पैकेज में बताया था मेरा ECV भी है, एप्पल साइडर विनेगर। आप लोग चाहें तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स आप मार्केट में देखते हैं, सनफ्लावर ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, ये मत समझें कि ये हेल्दी हैं। इनमें मौजूद मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं जिसको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है, पूफा। ये इतनी सी भी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप जब इनको कुक करते हैं हल्की सी भी हीट पे, ये फट जाते हैं, ये ऑक्सीडाइज होते हैं, डैमेज होते हैं, म्यूटेट होते हैं और आपके जिस्म में जाके गुंजले बनाते हैं, आपके जिस्म में जाके आपके जिस्म की प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके दिल की नालियाँ डिस्ट्रॉय करते हैं। मेरी एक बहुत बेहतर फेवरेट किताब है डीप न्यूट्रिशन, उसमें वेजिटेबल ऑयल को ब्रेन किलर कहा गया है और उसमें बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है कि ये सारे जो कॉटन सीड, कैनोला ऑयल, ये आपके ब्रेन किलर कैसे हैं, ये आपको हार्ट प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। इंशाल्लाह अगर कभी एजुकेशनल सेगमेंट के लिए आए तो मैं आपको उसका भी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी। ओके, लवली। वैसे हमें नहीं पता होता, ये डीप फ्राइंग के लिए हम कोई भी ऑयल ओवर द काउंटर जाते हैं और हम सबके घरों में ये प्रैक्टिस है और हम समझते नहीं है। सो देसी घी और जो कोकोनट ऑयल है वो आप डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऑलिव ऑयल है उसको आपने कुक करना है तो बहुत ही मिनिमल, या वैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी टिप्स हैं और नॉर्मली हमें नहीं पता होती। अगर आप घर पे अच्छा और हेल्दी तरीके से खाना पकाने के शौकीन हैं तो ऑयल एक बेसिक चीज़ है जिसको आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। और होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला की वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी जो कि डॉक्टर साहब बड़ी डिटेल में आपको बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं बड़ा अलार्मिंग भी है माशरे में जी। जो डिवोर्स रेशो है उसकी बढ़ती हुई शरह और इसके नतीजे में जो होने वाले क्राइम्स हैं उसने मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को भी काफ़ी हद तक ख़तरे में डाल दिया है। अगर हम बात करें कराची का इलाका डिफेंस, जिसमें थर्सडे के रोज़ एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया जिसमें खातून ने अपने 2 कमसिन बच्चों का गला काट दिया और उनको कत्ल कर दिया। ये कोई अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है। हम अगर जुलाई के मंथ में बात करें तो उस मंथ के अंदर भी ऐसा ही एक वाक़या पेश आया था जिसमें एक बाप ने अपने बच्चों को समंदर में फेंक के ख़ुद भी छलांग लगा दी थी। ये सारे वो वाक़यात हैं जिसमें या तो डिवोर्स एक रीज़न है या बच्चों की कस्टडी का मामला है, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अब इसमें बात सारी ये कि जो हम रेशो तलाक़ की बढ़ते हुए जहाँ पे ज़िक्र करें वहाँ पे उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने वर्स्ट हैं जिससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं और नौबत अगर यहाँ तक आ जाए कि लोग अपने बच्चों को कत्ल करने लग जाएं तो ये माशरा किस तरफ जा रहा है, आज हमने इसके ऊपर बात करनी है। और ये जो ट्रॉमा होता है, अगर कोई इस सारी ट्रॉमा से सर्वाइव कर भी ले तो फॉर द लाइफ रन वो इस ट्रॉमा को अपने साथ रखता है और वो कहीं ना कहीं किसी क्राइम की शक्ल में, क्रिमिनल एक्टिविटी की शक्ल में निकलता है। आज हमने इसी पे बात करनी है। डॉक्टर बिस्मा एजाज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, हमारे नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिस्मा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। इसके साथ साथ जी हमारे साथ डॉक्टर सना यासिर भी मौजूद हैं जो कि रिलेशनशिप कोच हैं, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सना, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई, आपने वक्त दिया। मैं डॉक्टर बिस्मा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। हम अभी जो बात कर रहे हैं डिवोर्स रेशो, बार बार इस पे बात हो रही है कि जी बहुत इजाफा हो रहा है, आप कोर्ट्स में चले जाएं, सूरत हाल अजीबो गरीब है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका जो दूसरा इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं डिस्कस नहीं हो रहा। First of all, thank you for inviting me over the show again. और it's a highly sensitive topic, but very alarmingly needed because इसके ऊपर बात बहुत कम की जाती है। अब डिवोर्स रेशो हम देख रहे हैं कि पास्ट फ्यू ईयर्स से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, लोगों में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं, लोग आपस में कंपैटिबल नहीं हैं, दैट्स व्हाई दे एंड अप इनटू डिवोर्स। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं एंड दे एंड इनटू सेपरेशन और डिवोर्स, उनका जो सबसे बड़ा नुकसान है ऑब्वियसली उनके बच्चों को फेस करना पड़ता है। अगर हम उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और एंशियस हो जाते हैं, बच्चों में डिप्रेशन और मेंटल इलनेस और तरह की भी जो है वो बहुत ज़्यादा पीक पे चली जाती है। इसके अलावा उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी इमोशनल रेगुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पुअरली अफेक्ट होती है। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कहो ना कि बच्चे में कोई पॉजिटिव चीज़ भी आएगी। जैसे हम अक्सर बड़ों को ये बात करते हुए सुनते हैं कि ये बच्चा बहुत जल्दी मैच्योर हो गया, छोटी सी उम्र में मैच्योर हो गया। ये एक तरह की उसकी आप कह लो कि एक फ़ायदा होता है उसको कि उसकी रिजिलियंस यानी जो बर्दाश्त की पावर है वो बढ़ जाती है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द नेगेटिविटीज़ विच डिवोर्स इज़ ब्रिंगिंग अलॉन्ग ऑन द चिल्ड्रन, उसकी रेशो, उसका नंबर और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन ये है कि इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाए, बिकॉज हम अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो तो अपने डिसीजन ले लेते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू लिव टुगेदर सो वी एंड अप, बट जो सफ़र करने वाली चीज़ है वो बच्चों में है। और बच्चे जो हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उनके बहुत सारे इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं। एक चीज़ जिसको मैं हमेशा पेरेंट्स को काउंसिल भी करती हूँ कि आप बेशक आपने डिसीजन ले लिया कि आप अलहदा हो जाए, लेकिन अपने बच्चे तो आप दोनों के हैं, उसके लिए आपको को पेरेंटिंग लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रेथ तक अपनी जो है वो करनी चाहिए। बिकॉज ये बच्चे के साथ ज़्यादती है कि पेरेंट्स जो है वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और एक का मुँह नॉर्थ में है, एक का मुँह साउथ में है। दे डोंट डिस्कस अबाउट एनी इशू रिलेटेड टू द चाइल्ड, बच्चे की स्कूलिंग, बच्चे के फ्रेंड सर्कल, बच्चे ने कहाँ पे जाना है, कहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, बच्चे हाइड करना शुरू कर देते हैं। सो इस वजह से बच्चे जो हैं, दैट इज़ द अल्टीमेट generation which is suffering. The only solution and the prominent solution to this problem is co-parenting and open communication between the parents about children problem. बच्चे के प्राइम माइलस्टोन से लेके एंड तक, यहाँ तक कि बच्चे जो है एडल्टहुड में आ जाते हैं, उनकी शादियों के फैसले करने पड़ते हैं। तो इस सब चीज़ों में पेरेंट्स का दोनों का साथ होना
बड़ा एक ज़रूरी पेज है। पे एक डिसीजन को फॉर्मुलेट करना बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर सना, मैं आपसे भी इस बारे में राय लूँगी, और ये डॉक्टर बिस्मा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप, चूँकि आप कोच भी हैं, इस तरह की नौबत क्यों आती है? पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर किसी के कॉन्फ्लिक्ट है, इख्तलाफ है, हमारे यहाँ थेरेपीज़, कपल थेरेपीज़, इसका कॉन्सेप्ट है, बट हम उसको ऑप्ट नहीं करते हैं। वी आर क्वाइट रिलक्टेंट व्हेन इट कम्स टू कपल थेरेपीज़ या किसी से गाइडेंस लेना। अनफॉर्चुनेटली ये वो पहला स्टेप है जिस पे हमें फोकस करना है कि डिवोर्स हो क्यों रही है, और फिर बच्चों का जो आगे मामला है जिस पे अभी डॉक्टर बिस्मा ने भी कमेंट किया। बिल्कुल अर्मिला, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि देखें, पाकिस्तान में जब भी डिवोर्स का मामला आता है उसके पीछे बहुत सारा बैकलॉग होता है। हर किसी का अपना बैगेज होता है जिसके ऊपर वो काम नहीं करते। ज़्यादा में ज़्यादा वो अपने घर वालों से मशवरा करते हैं, घर के बड़े इन्वॉल्व होते हैं और अल्टीमेटली दे पार्ट वेज। 2021 में पाकिस्तान जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज में एक रिसर्च में ये पता चला था कि जब तलाक वाक़ई हो जाती है तो उसके बाद जो बच्चे हैं, अगर उनके कोई भी बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैं इसमें मेंशन नहीं करूंगी, बट जो भी बच्चे हैं वो, जैसे बिस्मा ने कहा, इमोशनल इनसिक्योरिटी, और उनका न सिर्फ इमोशनल इनसिक्योरिटी बल्कि एकेडमिक डिक्लाइन भी आता है और एक सोशल स्टिग्मा होता है। देखिए, तलाक अभी भी एक सोशल स्टिग्मा है। बहुत से लोग अपनी शादी को घसीट रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके आगे बच्चे हैं। ना उनका साथ रहने का रीजन सही होता है, ना वो बच्चे अच्छी मैरिज, हेल्दी मैरिज देख पाते। इसमें साथ में सबसे बड़ा जो मेरे लिए जो रूट कॉज आता है, या मुझे जब कोई अप्रोच करता है, देखें, आपने कहा कि मालूम जरूर है, लेकिन यकीन करें मेरे पास बहुत कम लोग आते हैं और थेरेपी का एक अलग स्टिग्मा चलता है कि जी ओ अच्छा, अब तो ये नफ्सियाती मरीज हो गए, अब तो इनको दिखा लेना चाहिए, या एक दूसरे के ऊपर ना शेम करके कि तुम पागल हो, तुम दिखाओ, तुम जाओ थेरेपिस्ट के पास। इस तरह बहुत होता है। सो जब मेरे पास कोई आ रहा होता है, 2 स्टेजेस में आता है, राइट? मैं इनवाइट करती हूँ लोगों को कि आप शादी से पहले प्री मैरिटल कोचिंग जरूर लें, ताकि आपको मालूम हो शादी की जिम्मेदारियां क्या हैं, एक दूसरे के साथ मेंटल मैच कैसे होता है। जरूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज है तो उसमें आप दोनों बिल्कुल शख्सियत मुख्तलिफ है तो कभी शादी चलेगी नहीं। ये मिथ्स हैं, कुछ मिथ्स हैं जिनको बस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यू सी WHO ने 2020 में बता दिया था, ये तो आप अभी की बात कर रही है ना, जो वाकई आपने डिफेंस के बताए। 2020 में WHO ने बताया था कि जो पेरेंट है, अगर तलाक के बाद खाली बच्चा नहीं बल्कि पेरेंट भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाता है। उस स्ट्रेस की वजह से बच्चे पे तशद्दुद, चाइल्ड अब्यूज 3 to 4 टाइम्स बढ़ जाता है। आई थिंक दैट इज व्हाट इज अलार्मिंग। हम इसको लाइक शी सेड को पेरेंटिंग, बट बिफोर को पेरेंटिंग मैं क्या कहती हूँ कि प्लीज अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्हांस करें, सीखें कि अपने आप को इमोशनली रेगुलेट कैसे करना है, सेल्फ अवेयर हो जाए। आमतौर से मैं यही बहस कर रही होती हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस खुद लेनी है, इसमें शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि मेरे अंदर कुछ कमी है। नहीं, आपके अंदर कुछ कमी नहीं है, बट आप अपना स्किल सेट तो बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। आर यू फॉलोइंग? या एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर सना, आपकी बात को ही मैं आगे ले जाते हुए, उससे पहले एक स्टेप डॉक्टर बिस्मा, जैसे भी डॉक्टर सना भी बात कर रही हैं, हमारे यहाँ हम लोग बच्चे हैं और उनकी अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बर्डन है ना होने का, वो हम अपने बच्चों पे डालते हैं, और जिस पे अभी डॉक्टर सना ने मेंशन किया। लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है, मसला मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि हमने एक चीज़ अपनी सोसाइटी के अंदर ये देख ली है कि अगर शादी, दोनों मियाँ बीवी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, समझ में नहीं आ रहे, बच्चे कर लो, सब ठीक हो जाएगा। खुद तो ट्रॉमा में है, Exactly. आप एक पूरी अगली जनरेशन को उस ट्रॉमा में लाने के लिए तैयार हैं, और वो ठीक हो ना हो, इट्स अ गैम्बल, यू नो, वो एक जुआ है कि अगर वो बच्चा, उसके बाद वो बच्चे की जिंदगी भी आप उसको वो लड़ाई झगड़े दिखा रहे हैं और वही ट्रॉमा वो कैरी कर रहा है। Definitely. आपकी अपनी लाइफ सॉर्ट नहीं है तो आप एक नई जिंदगी को लाकर उसकी लाइफ कैसे सॉर्ट कर सकते हैं? हमारे माशरे में ना, हमारी सोसाइटी में शादी का कॉन्सेप्ट जो है या उसकी डेफिनेशन जो है कि किन सर्कमस्टांसेस में करनी चाहिए, उसका लोगों को अभी तक नहीं पता। इट्स लाइक 2025 बट पीपल डोंट नो व्हेन टू गेट मैरिड। या आई एग्री। इसका रीज़न नहीं पता।
शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादी के लिए मेरा ख्याल है कोई एज नहीं होती है डिटर्मिनेशन करने के लिए कि जी ये एज हो गई है तो शादी कर दें। हमारे माशरे में क्या होता है, जैसे ही लड़की जो है वो 20 साल की 21 साल की होती है तो माँ बाप जो है उनको टेंशन पड़ जाती है, इसके रिश्ते नहीं आएंगे। अब 20-21 साल की बच्ची जो है उसकी वो वाली मेंटल स्टेट नहीं होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ओन करने की कि आप उसको शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। और इसी तरह लड़का जो है वो 25-26 का हो जाए तो उसको भी आप यही कह देते हैं। This is the age when the identity the boy and the girl is having, वो उस पर वर्क कर रहे हैं, they are progressing in their life personally। हम ये भी देखते हैं कि बच्ची जो है, लड़की जो है वो पढ़ नहीं रही तो हम कहते हैं शादी कर दो। लड़का जो है उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या उसकी आदतें खराब हो गई, उसकी शादी कर दो, तो उसकी शादी कर दो। मतलब दिस इज़ द रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग मैरिड। तो अभी डॉक्टर सना ने जो बताया कि प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ वेरी मच नीडेड, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में ये कॉन्सेप्ट और अवेयरनेस जो है आहिस्ता आहिस्ता आनी शुरू हो गई है कि येस वी हैव टू कंसल्ट सम काउंसलर बिफोर गेटिंग मैरिड एंड एंटर इनटू दिस फेज ऑफ लाइफ। बिकॉज एक तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दूसरी चीज़ ये कि हमारे माशरे में ख़वातीन यानी बच्चियाँ जो हैं उनको इस जिम्मेदारी से ज़्यादा गो थ्रू करना पड़ता है। बिकॉज एक अपना घर छोड़ के जाना, 20, 21, 22 साल चलें 25 साल एक पूरी फैमिली के साथ रहे हैं, उस तरह के ब्रॉटअप फेस किया है, तरबियत ली है, रूल्स और रेगुलेशन सीखे हैं, अपना एक कल्चर है, और आप एक नए घर में जा रहे हो, आपको वहाँ पे अडाप्ट करना है, और फिर उस घर के जो लोग हैं उनकी आपके साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली जो है वो एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाती हैं। तो लड़कियाँ जो हैं वो हमारी सोसाइटी में ज़्यादा जो है ना सप्रेस्ड पर्सनालिटीज़ लेके चल रही होती हैं। लड़के भी होते हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि लड़कियों को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक और बात डॉक्टर सना ने बड़ी अच्छी की कि पेरेंट्स जो हैं वो आपस का ग्रज, आपस की इनकम्पैटिबिलिटी का जो सारा गुस्सा है और फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे निकालते हैं, विच इज़ वेरी मच प्रेवलेंट। अभी आप जो एग्जांपल्स दे रही थी कि मतलब दिस इज अलार्मिंग कि अपनी ही औलाद को अपने हाथों से आप कत्ल कर देते हो, ये भी कोई नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं किया जाता। दिस इज समथिंग जिसने आपको आपकी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी को इतना बढ़ा दिया कि यू आर एट द पीक ऑफ सम मेंटल प्रॉब्लम, यू आर अनएबल टू कंट्रोल योर एंगर, और आप उस गुस्से की हालत में इस हद तक वायलेंट हो जाते हैं कि आप ये नहीं देख रहे कि सामने जो एक इंसान है या ह्यूमन बीइंग है वो आपकी अपनी औलाद है। आप उसको इस तरीके से हिट करते हैं, इस तरह से फिजिकल अब्यूज़ करते हैं कि खुदा न खास्ता उसको कोई ऐसी चोट लगती है जो कि जानलेवा साबित हो जाती है। आपने अभी जो स्पेसिफिकली कराची की एग्जांपल दी कि एक औरत ने अपने 2 बच्चों का गला काटा, सोच के भी रूह काम जाती है एक माँ की कि ये कैसे कर सकती है, लेकिन वो औरत जो है उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू से थे। अब आप ये देखें कि वो किस तरह का ब्रॉटअप लेके आई होगी, उसके पेरेंट्स ने भी शादी यही सोच के की होगी कि इसका जहन जो है ठीक हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ऑडियंस को, जो लोग देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, उनको समझने की ज़रूरत है कि शादी सल्यूशन नहीं है इन प्रॉब्लम्स का। शादी इज़ एन एड ऑन थिंग टू दीज प्रॉब्लम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सना, आई वांट कि आप इस टॉपिक को वाइंड अप करते हुए कोई भी आप जो चीज़ ऐड करना चाहती हैं। बिल्कुल, मैं बिस्मा से एग्री करूंगी। प्लस मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मामला खाली एक वालदा का अपने बच्चों को ख़त्म कर देने का या एक फादर का अपने बच्चों को समंदर में फेंक देने का नहीं है। ये एक हमारे लिए आँख खोलने वाला मामला था, और ये समझना ज़रूरी है कि डिवोर्स का मतलब पेरेंटहुड ख़त्म हो जाना नहीं है। को पेरेंटिंग जिस तरह की जाती है, को पेरेंटिंग हमारे यहाँ मुमकिन क्यों नहीं हो पाती? देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें, चीज़ें उलझ जाती हैं जब घर के बड़े ख़ानदान आपस में टैकल मिक्सअप करते हैं। हमारे यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशंस होती हैं, लेकिन फैमिली के कवर के अंदर आ जाती हैं, वो नहीं कोई आवाज़ उठाता। क्या आप लोगों को मालूम है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल है पाकिस्तान में? चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल तक पहुंचेगा कौन? रिपोर्टिंग कौन करेगा? या पेरेंट्स के गुस्से को, मारपीट को, क्योंकि बच्चे बचपन से बर्दाश्त करें, या ये कह दिया जाता है हमने भी मार खाई है, तुम लोग भी मार खा सकते हो। उसमें कोई ये नहीं देख रहा कि वो पिटाई कितनी शदीद हो रही है, किसके सामने हो रही है, क्या गैर जरूरी भी हो रही है कि नहीं। सो अब्यूज किसी भी हालत में जस्टिफाइड नहीं है। अगर कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स शो कर रहा है कि उसको इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रही है, तो उसको हेल्प के लिए जरूर पुश करना चाहिए कि यार तुम दिखाओ जरूर। ये कह के नहीं कि तुम जो ना नफसियाती हो रहे हो, नहीं, हमें शेम नहीं करना है, क्योंकि शेम तो इंड्यूस हुई भी होती है। हमें चंद चीजों को लेके चलना है कि पैरेलल पेरेंटिंग हो सकती है,
आप लड़ाई के बगैर बाउंड्री बनाना सीखें। बाउंड्री बनाएंगे तो आप ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे, न सिर्फ अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ भी। इसी तरह बच्चों की जो जिस तरह बर्थडेज होती हैं, कंबाइंड या शेयर्ड सेलिब्रेशंस होती हैं, उन पे आप यू शो अप, उनके माइलस्टोन्स को आप दोनों मिलके सेलिब्रेट कर सकते हैं, मुकाबला ना करें। अब्बा ने अच्छी बर्थडे सेलिब्रेट की तो मैं उससे भी ज्यादा अच्छी सेलिब्रेट करूंगी, इस तरह नहीं होना चाहिए। प्लस एक बच्चे को रूटीन और रूल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर आप बड़ा करेंगे, उसके सामने नेगेटिव चीजें कम होंगी, अच्छी पॉजिटिव चीजें जिनकी वो रोल मॉडलिंग कर सकेगा वो होंगी। तो आपको हर हाल में ये सोचना है कि मेरे ऊपर अगर मेरी जिम्मेदारी है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं इनको खत्म कर दूं। मेरी जिम्मेदारी का मतलब है कि मुझे इनका रोल मॉडल भी बनना है। कुछ रूल्स जो दोनों घरों में दोनों के दोनों माँ बाप मिल करके वो रूल्स डिसाइड करें कि हाँ जी, बच्चे ने अगर 9 बजे सोना है तो मैं उसे 9:30 नहीं बजवाऊंगा कि मैं अच्छा पेरेंट बन जाऊं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम माइंडफुल रह सकते हैं। प्लस चाइल्ड सेंटर्ड माइंडसेट होना चाहिए, यानी कि जब आपको ये अंदाजा हो जाए कि हाँ ठीक है, हम अलहदा हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम बच्चों के माँ बाप नहीं रहेंगे। हम कंबाइंड कस्टडी भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वरना हम पैरेलल पेरेंटिंग कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि फादर आमतौर से फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और मदर बाकी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, डिपेंडिंग ऑन देयर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आई होप कि मतलब जो ये सब सुनने के बाद लोगों को कम से कम दिमाग में ये सोच जरूर जागेगी कि इस वक्त जो घर में उनके मौजूद हैं बच्चे, उनके लिए वो क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, ये जो दोनों डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर सना यासिर और डॉक्टर बिस्मा एजाज, दोनों ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमने अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके, अगर आपने ख़ुद सेपरेशन के लिए कुछ चीज़ सोची है अपने अलग होने का, ठीक है, दिस इज़ गुड फॉर यू, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अगर एक जान को या अपने बच्चों को इस दुनिया में लाए हैं, यू आर द रीज़न टू बी हेयर इन दिस वर्ल्ड। सो आपको इस चीज़ को डिनाई नहीं करना चाहिए या निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी या हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आपने सेपरेशन ली है। सो आप उसको ट्रॉमेटाइज़ करके अपनी लाइफ को किसी भी सूरत बेहतर नहीं बना सकते, और ये चीज़ें विद टाइम आई थिंक अवेयरनेस के साथ ही क्रिएट होंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिस्मा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सना, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी मुत्तहदा अरब अमारात में जो स्केड्यूल है ट्राई नेशन सीरीज़, उसमें और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 17 मेंबर्स पर मुश्तमिल ये स्क्वाड की क़यादत जो है सलमान अली आगा करेंगे, जबकि फ़खर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, मोहम्मद नवाज़ और मोहम्मद वसीम जूनियर जैसे जो तजर्बाकार खिलाड़ी हैं वो स्क्वाड का हिस्सा हैं। साइम अयूब, हसन नवाज़ और साहबजादा फरहान समेत खिलाड़ियों को जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी मौका दिया गया, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। लाहौर में जी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चीफ सेलेक्टर हैं आकिब जावेद और हेड कोच माइक हिसन, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जी हालिया जो 9 T20 मैचेस खेले हैं उसमें 6 में कामयाबी हासिल की है, जबकि एक मैच जो है वो आखिरी बॉल पर हारे हैं। इसके मुताबिक स्क्वाड जो है वो बैलेंस्ड है और किसी भी टीम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। आकिब जावेद साहब ने यह भी वाज़ेह किया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान फ़िलहाल स्क्वाड में शामिल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जो उनकी कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर उन्हें दोबारा मुंतखब किया जा सकता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की जो ट्राई नेशन सीरीज़ है जी 29 अगस्त से शारजा में शुरू होगी, जबकि एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी में और दुबई में खेला जाएगा। और क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो स्ट्रॉन्ग साबित होगी या नहीं होगी, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें आकिब जावेद और माइक हिसन ने इस हवाले से कहा है कि जी ये बैलेंस स्क्वाड है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, और यंग प्लेयर्स को चांस मिला है, वी आर ग्लैड अबाउट इट, बिकॉज हम हमेशा से कहते हैं कि जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, यंग प्लेयर्स हैं, इनको कंसिस्टेंट चांसेस मिलने चाहिए। और ट्राई नेशन सीरीज़ जो है एशिया कप से पहले एक बड़ा अच्छा मौका है कि हम हमेशा वैसे तो किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले कहते हैं कि जी अच्छा मौका है तैयारी का, लेकिन तैयारी हमारी होनी चाहिए
एक वार्म अप सॉर्ट ऑफ ये ट्राई नेशन सीरीज़ होगी, जिससे पाकिस्तान को आई होप कि एशिया कप में जब हम बड़ी टीम्स के साथ compete करने वाले हैं हमें अच्छा मौका मिलेगा, एडवांटेज होगा, एज हासिल होगा। इस हवाले से मैंने सोचा जाते जाते आपको बता दिया जाए। प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।